हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान आईटीआर यू को फाइल करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट थी वह थी 31 जुलाई 2023। उसके बाद बी रिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट थी वह थी 31 दिसंबर 2023। तो यदि दोस्तों आपने बिफोर ड्यू डेट और 31 दिसंबर 2023 से पहले आपने यदि अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, या फिर आपने आईटीआर तो फाइल किया लेकिन उसमें कुछ एक एरर्स की वजह से आप अपना रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना चाहते हो, अब लास्ट डेट भी निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है, वह होता है आईटीआर यू का। तो इस वीडियो के दौरान हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, वैसे 140B की पेनल्टीज़ का कंपटीशन होता है, कब हमें कितना पेमेंट करना होता है आईटीआर यू के केसेस में, यह सब होने के बाद किस तरह से हम JS1 फाइल को पोर्टल पर अपलोड करते हैं, डिटेल्ड प्रोसेस इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको जाना है ई फाइल में। ई फाइल में दोस्तों आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में, और यहाँ पर आपको डाउनलोड प्री फिल डेटा, इसके ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड प्री फिल डेटा के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे असेसमेंट ईयर हमें वही सिलेक्ट करनी है जिसके लिए हम आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम असेसमेंट ईयर 2023-24 जो कि 31 दिसंबर तक हम इसमें आईटीआर फाइल कर सकते थे, लेकिन अभी 31 दिसंबर निकल चुकी है। आज डेट है 2 जनवरी 2024, जैसा कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर राइट साइड में देख सकते हो टास्क बार में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपकी यहाँ पे प्री फिल डेटा की जो एक्सेल फाइल है, JS1 फाइल है, वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो मैंने प्री फिल डेटा की आपसे जो फाइल डाउनलोड करवाई है उसका इम्पोर्टेंट क्या है। यह इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्री फिल डेटा डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारा जो पहले से जो डेटा डिपार्टमेंट के पास है, आपका पर्सनल डेटा, आपका इनकम का डेटा, आपकी वह सारी डिटेल्स जो हमें आईटीआर फॉर्म में चाहिए होती है, वो प्री फिल्ड हम उसको JS1 फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको इंपोर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने प्री फिल्ड फाइल डाउनलोड कर ली है। अब दोस्तों आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल की साइट पर। इनकम टैक्स की साइट पर पहुँचने के बाद आपको डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर वही सेलेक्ट करना है जिसके लिए हम आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023-24 है, जो कि करेक्ट सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा। यदि दोस्तों आप असेसमेंट ईयर 2022-21 किसी अन्य का आईटीआर यू फाइल करने जा रहे हो, तो आपको अकॉर्डिंगली वही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, उसी का आपको पीपल डेटा डाउनलोड करना है। इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे 23-24 और यहाँ पे आपको आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड इसको आपने डाउनलोड करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी आईटीआर की जो आईटीआर 1 की यूटिलिटीज़ है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद एक जिप फाइल में वो डाउनलोड होगी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उस फाइल को एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पेस्ट कर लेना है जो आपको याद रह सके। तो आप चाहो तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक किसी फोल्डर को बना करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आईटीआर यूटिलिटी ओपन होने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर पॉपअप मैसेज अपेयर होगा। आपको यहाँ पर इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल के ऊपर क्लिक करना है, और आपने जो प्रीफिल फाइल जहाँ पर सेव की थी वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना प्रीफिल फाइल जो मैंने एक्सेल तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो अपनी प्रीफिल फाइल थी जो मैंने पोर्टल से डाउनलोड किया था, उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों धीरे धीरे जो डेटा आपका प्रीफिल फाइल से JS1 फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ एक सेकंड्स का टाइम लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिने अंडर सेक्शन 115 BAC,
तो यहाँ पे नो और यहाँ पे यस करना है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो 115 BAC होता है, यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करने के लिए होता है। अप टू असेसमेंट ईयर 2023-24 बाय डिफॉल्ट जो टैक्स रेजिम होता है वो ऑल टैक्स रेजिम होता है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। और असेसमेंट ईयर 2023-24 के बाद 24-25 में ऑल टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करने के लिए आपको यह ऑप्शन ऑप्ट करना होगा, क्योंकि 23-24 के बाद न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं इसको ऑप्ट आउट नहीं करना चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आर यू फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो, तो यहाँ पे भी नो कर रहा हूँ। आप अपने केसेस में देख लेना, यदि आपको एप्लीकेबल है इसके टर्म्स एंड कंडीशन तो आप इसको यस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइलिंग अंडर सेक्शंस, तो यहाँ पे 139 सबसेक्शन 5 यहाँ पे रिवाइज रिटर्न आ चुका है, क्योंकि मैं ये जो ITR फॉर्म फिल कर रहा हूँ ITRU, ये रिवाइज रिटर्न है। इनके केसेस में पहले से ऑलरेडी ITR फॉर्म फाइल हो चुका है, मैं जस्ट उसको कुछ इनकम को अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 139(5) से सिलेक्ट हो रखा है। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, चाहे आपने ITR पहले फाइल किया हो या नहीं किया हो, आपको यहाँ पे 139 सबसेक्शन 8A ही सिलेक्ट करना है ITRU फॉर्म फाइल करने के लिए। बाकी सारे ऑप्शन जब हम नॉर्मल ITR फाइल करते हैं एक्सटर्नल यूटिलिटीज़ को यूज़ करके, तब ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे 139 सबसेक्शन 8A को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका रिसीप्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग आ चुकी है। ये दोस्तों उन्हीं केसेस में आएगा जहाँ पे रिवाइज रिटर्न या फिर फ्रेश ITR या फिर रिलेटेड ITR ऑलरेडी फाइल हो चुका होगा। यदि आपने ITR पहले से फाइल नहीं किया है, आप जस्ट ITRU फाइल कर रहे हो, तब आपके केसेस में यहाँ पर रिसीप्ट नंबर नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे जो रिसीप्ट नंबर है दोस्तों, इसको आपको 2 जगह फिल करना होता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पार्ट इज जनरल 139(80) में भी आपको यही डेटा फिल करना होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेहतर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर, यदि आपके केस में पहले से कोई ITR, रिलेटेड ITR या फिर बिफोर ड्यू डेट ITR या फिर रिवाइज ITR फाइल किया है, तब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा यस, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना होगा। यदि आप नो करते हो तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर दोबारा से फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरे केस में यस है, इसलिए मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। मैं एक फ्रेश मतलब ऐसा भी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ITRU फाइल करूँगा, लेकिन उसमें पहले से कोई रिटर्न फाइल किया नहीं होगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं उस केस का ITR कर रहा हूँ जहाँ पे पहले से ITR फॉर्म ऑलरेडी फाइल, जिसमें सिर्फ इनकम को बढ़ाना है, इनकम को अपडेट करना है, कुछ एक इनकम स्किप हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सेक्शन में आपने जो ITR पहले फाइल की थी वो किस सेक्शन में फाइल की, तो यहाँ पे 139 सबसेक्शन 1। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है इफ एप्लीकेबल एंटर फ्रॉम फील्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसीप्ट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे ITR टाइप को आपको सेलेक्ट करना होगा कि ITR 1 फॉर्म फाइल किया था, ITR 2 फाइल किया था, ITR 3 किया था। तो यहाँ पे आप ITR फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो ITRU के अंदर। यहाँ पे ITR 1 मैंने फाइल किया था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि प्रीवियस ITR फॉर्म में से मिल जाएगा और आपको प्रीफिल डेटा में से भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग आपको फिल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशंस लेड आउट इन फर्स्ट सेकंड 3rd ऑफ सेक्शन 3rd प्रोविजन टू सेक्शन 139(80). यदि आप 139(80) की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। यदि आप एलिजिबल हो तब आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना होगा। तो यहाँ पे यस करोगे तभी आप ITR फॉर्म आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है रीजंस फॉर अपडेटिंग योर इनकम। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजंस दिए हुए हैं, जो आपको एप्लीकेबल हो आप उसके मुताबिक आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पे इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली तो चूज कर लिया। अब दोस्तों वापस हम इनकम डिटेल्स पर चलते हैं। वापस हम वहीं पर आ गए जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था। यहाँ तक क्लियर हो गया था।
अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरीज जो आप अपने फॉर्म 16 में से आपको यहाँ पे उठाना होगा, तो यहाँ पे मैं फॉर्म 16 को ओपन कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो फॉर्म 16 है जिसका पार्ट भी, जिसके अंदर हमारा जो सैलरी का डेटा दिया होता है, वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे 20,59,361, तो मैं यही अमाउंट फिल करूँगा। 20,59,361 करेक्ट है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, तो यहाँ पे आपकी जो एग्जाम्प्ट इनकम है जो आपके फॉर्म 16 में दी होगी या फिर आपको के बारे में पता होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम जो कि एग्जाम्प्टेड होती है, उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। यदि इसमें से कोई नहीं है तब आप यहाँ पे एनी अदर को सिलेक्ट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी जो इनकम एग्जाम्प्ट इनकम है वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में जो कि हाउस रेंट के लिए जो एग्जाम्पशन मिलता है वह है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है, तो अमाउंट आपके पास जो फॉर्म 16 होगा उसमें दिया होगा या फिर आप अपना डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि हाउस रेंट का डेटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम्प्ट इनकम है यहाँ पे 1,56,331, तो यहाँ पे फिल कर देना है 1,56,331, 1,56,331। अब तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी में से 1,56,331 HRA का अमाउंट लेस होने के बाद यहाँ पे 19,03,030 रुपीज़ आपका यहाँ पे नेट सैलरी आ चुका है। अब यहाँ पे दोबारा फॉर्म 16 को देख लेते हैं और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 को मिला करके यहाँ पे जो अमाउंट हो गया 52,500, मैं आपको आगे भी एक्सेल शीट में भी दिखाऊंगा। तो अब दोस्तों आ जाते हैं एक्सेल शीट पर। हो गया। अब आपको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट मैंने बताया था 50,000 और स्क्रॉल डाउन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 था, ये जो 2,500 का वो यहाँ पे प्रीफिल डेटा में इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे 2,500 यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये भी लेस हो गया। अब लेस होने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड ऑफ सैलरीज 18,50,530, यहाँ पे भी 18,50,530। परफेक्ट, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर TDS, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने होम लोन लिया हुआ है जिसके लिए इन्होंने 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है। तो जो होम लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है उसके ऊपर टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको अमाउंट को फिल करना है। तो वापस एक्सेल शीट पे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा लेट आउट, थर्ड डीम लेट आउट। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जिस हाउस प्रॉपर्टी में हम खुद रहते हैं वो हमारे द्वारा ऑक्यूपाइड है और उसके ऊपर हमने होम लोन ले रखा है, तो आपको यहाँ पे होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसके ऊपर आप 2 लाख रुपीज़ तक का एग्जम्पशन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यदि यहाँ पे आप लेट आउट या डीम लेट आउट सेलेक्ट करते हो तब आप रेंट रिसीव करते हो, तो रेंट के ऊपर तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन इसका एक यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट है कि जब हम रेंट रिसीव कर रहे होते हैं, रेंट के ऊपर हम टैक्स दे रहे होते हैं, तो हमें जो उस प्रॉपर्टी के लिए हमने लोन लेकर रखा है, होम लोन लेकर रखा है, उसके ऊपर हमारे को जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो फुली एग्जम्प्टेड होता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है 2 लाख रुपीज़ की। अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट 3 लाख भी ज़्यादा होता है तो आपको 3 लाख भी एग्जम्प्ट होता है। तो दोस्तों मेरे केस में यहाँ पे क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट था वो था यहाँ पे -2 लाख, तो आपको यहाँ पे 2 लाख पॉजिटिव फिगर में भरना है, बाद में वो ऑटोमेटिक उसको नेगेटिव फिगर में ले लेगा। यहाँ पे 2 लाख फिल कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव फिगर ऑटोमेटिक ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पे एनी अदर है। यहाँ पे ये जो 98 रुपीज़ की इनकी डिविडेंड इनकम है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, नहीं तो बाद में एरर आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्ट फ्रॉम FD डिपॉजिट यहाँ पे 9,040 और इसके अलावा इनकी जो इनकम है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है 52,860। इन दो अमाउंट की वजह से ही इनको ITR U फाइल करने की नौबत आ गई, क्योंकि इन्होंने अपने ITR में ये अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया था, दिखाया नहीं था।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ATC, यदि आपकी ATC में कुछ सेविंग्स हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो मेरे केसेस में यहाँ पे 1,50,000 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल डेटा ने ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ATC सेक्शंस को फिल होने के बाद यदि आपके बाकी के इन सेक्शंस में यदि आपकी सेविंग्स है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, या फिर आपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किए हुए हैं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं बता दूँ, ATD होता है सेल्फ डिपेंडेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे मैं फॉर्म फिल करना हो तो मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, ये भी कुछ भी नहीं है। 80 यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए कोई पेमेंट नहीं कर रखा। अब दोस्तों यहाँ पे 80 में बता दो, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में होम लोन सेंशन कराया है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं 50,000 के। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट में पेबल था वह है 2,41,988। तो 2 लाख हम ऑलरेडी एग्जाम ले चुके हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट है जो 41,988 यहाँ पे फिल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके अलावा यदि आपकी कोई और भी डायरेक्शंस हैं तो आप अपने फिल कर सकते हो। यहाँ पे मेरे केसेस में एक ATD को छोड़ करके और कोई डायरेक्शंस अभी पेंडिंग नहीं है। अब दोस्तों ये सारा डेटा फिल होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम डिटेल्स वाली जो वर्कशीट है वो हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे आपको ओके करना है। तो आप दोस्तों आपको जाना है पार्ट ए जनरल 139(8)A। यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक तो हम डेटा फिल कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे अप टू 12 मंथ्स और बिटवीन 12 to 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है जिसके लिए हम ITR फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर है 23-24, जिसका एंड कब होगा 31 मार्च 2024। अब 2024 से नेक्स्ट 12 मंथ कब होंगे, मार्च 2025। मार्च 2025 तक हम ITR फाइल करते हैं तो हमारे को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अप टू 12 मंथ। और यहाँ पे जो हमारे को टैक्स पेनल्टीज आएगी वो आएगी 25% प्लस इंटरेस्ट पेएबल। और जब हम मार्च 2025 के बाद और मार्च 2026 से पहले, क्योंकि लास्ट मार्च 2026 तक हम ITR यू फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, तो यहाँ पे हमारे को मार्च 2025 के बाद यह ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा बिटवीन 12 to 24 मंथ्स। और यहाँ पे जो हमारे को टैक्स पेनल्टीज आएगी वह क्या आएगी, 50% की टैक्स पेनल्टीज आएगी प्लस एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फीस। तो एक तो आएगा आपको 25% विद इन 12 मंथ्स और दूसरा आएगा 50% बिटवीन 12 to 24 मंथ्स। इसके अलावा लेट फीस और इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो यहाँ पे मेरे केसेस में यहाँ पे अप टू 12 मंथ यहाँ पे अब ये फिल होगी। अब आपको ऊपर स्क्रॉल अप करना है और अगेन वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट ए जनरल 139(8)A जो ITR यू के लिए अप्लीकेबल होती है वो फिल हो चुकी है, ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपको TDS पर क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है, अगेन यहाँ पे ओके करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी TDS पहले से पे किया होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,57,565 का ऑलरेडी टैक्स डिपॉजिट हो चुका है, जो कि यदि आपने सैलरी के अलावा और कोई अदर चालान डिपॉजिट किया है, अदर कोई टैक्स का पेमेंट किया है, तब आप यहाँ पर नीचे चालान की डिटेल सबमिट कर सकते हो। यदि आपने सैलरी पे पेमेंट किया है तब आपको यहाँ पे ऊपर सबमिट करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना है। आप देखोगे अब आपको यहाँ पे TDS शीट भी ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो यहाँ पे भी इसको जस्ट वैलिडेट पर क्लिक करना है। TCS का कुछ डेटा नहीं है। अब दोस्तों टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर आपने बैंक अकाउंट सेव करके रखे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है टैक्स रिफंड के लिए, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है
और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको आपका प्लेस का नाम फिल कर देना है जहाँ से भी आप ITR फाइल कर रहे होगे। तो आज दोस्तों अगेन स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो हमारी यहाँ पे टैक्स फेयर एंड वेरिफिकेशन शीट भी ओके हो चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पार्ट बी ATI पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी ATI में आने के बाद आपको यहाँ पर टोटल इनकम एज पर पार्ट बी ATI आपको यहाँ पे 50,20,540 जो कि अभी हमारी लेटेस्ट इनकम जो हमने अपने ITR में अभी डिस्कस की उसके हिसाब से। अब आपको यहाँ पे टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न फाइल्ड वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे ETD का डेटा फिल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ETD को फिल करने से पहले आपको यहाँ पर वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, आप या आपकी वाइफ कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो यहाँ पे नो करना है। अब दोस्तों यदि आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस पर कुछ खर्चा किया है तब आप यहाँ पे अप टू 5,000 तक का अमाउंट का एग्जम्पशन ले सकते हो। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जेन्युइन ट्रू डायरेक्शन से आप यहाँ पे फिल करें। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन तो यस, और आप यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर जो आपने पेरेंट्स के लिए खर्चे किए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हो गया एलिजिबल अमाउंट फॉर डिडक्शन यहाँ पे 55,000 रुपये, 5,000 इंडिविजुअल का और 50,000 पेरेंट्स के लिए हो चुका है। ये मैं ट्रू डेटा फिल कर रहा हूँ कि मेरे को SSC की तरफ से मिला हुआ है। तो दोस्तों वापस आ जाना यहाँ पे पार्ट बी ATI पर। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 14,65,540, तो यहाँ पे इनकम रिड्यूस होगी क्योंकि हमने ETD का डिडक्शन यहाँ पे फिल किए तो उसकी वजह से इनकम कम हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न ओनली इन केस वेयर द इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन प्रीवियसली फाइल्ड, यदि आपने पहले से ITR फॉर्म फाइल कर रखा है तो उसमें आपकी जो टोटल इनकम कितनी थी वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसके लिए आपको जो अपने पहले से ITR फॉर्म फाइल किया था उसको पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल इनकम है ये जो आपको मिल जाएगी 14,04,160, तो आप यहाँ पे फिल कर देना है 14,04,160, यही है। एक बार दोबारा चेक, 14,04,160, 14,04,160 भर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B, तो यहाँ पर दोस्तों जो हम ITR फाइल करते हैं विद इन 12 मंथ करते हैं असेसमेंट ईयर के, तब हमारे को 25% की पेनल्टीज देनी होती हैं प्लस इंटरेस्ट, और जब हम असेसमेंट ईयर से 12 और 24 मंथ के बीच में करते हैं तब हमारे को 50% की पेनल्टीज प्लस इंटरेस्ट पे करना होता है। उसकी डिटेल्स, चालान की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे फीड करनी होगी। तो बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, स्क्रॉल अप करना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोल रहा है कि 140B में जो अमाउंट है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हम ITR फाइल कर रहे हैं। यदि हम विद इन 12 मंथ कर रहे हैं तभी भी हमारे को पेनल्टीज आने वाली है, और आफ्टर 12 मंथ कर रहे हैं तभी भी हमारे यहाँ पे पेनल्टीज आएंगी। तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ETD हमारी ओके हो चुकी है। उसके बाद ATG में जाना है। ATG में यदि आपने कोई डोनेशन का पेमेंट किया है तब आपको यहाँ पे फिल करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ATGG है, यहाँ पे आपने साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट कर रखा है तब आपको यहाँ पे ATGG में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा डेटा सक्सेसफुली फिल हो चुका है। बस यहाँ पे एक अमाउंट पेंडिंग है, वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा अमाउंट पेंडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे सारे सीट्स फिल होने के बाद आपको एक बार वापस जाना है इनकम डिटेल्स में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने जो डेटा फिल किया उसके मुताबिक टैक्स का कैलकुलेशन करेगा, और फिर आपको यहाँ पे जाना है पार्ट बी ATI। अब आपको पार्ट बी ATI में आपको यहाँ पे जो आपकी पहले ITR फॉर्म में फाइल किया हुआ है इनकम और अपडेटेड इनकम, उसके बाद दोस्तों आपने जितना टैक्स का पेमेंट आप पहले कर चुके उसके अलावा आपको यहाँ पे 4,680 रुपीज़ का और पेमेंट करना है ITR फाइल करने के बाद। यहाँ पर 4,680 का पेमेंट करना है। अब 4,680 के ऊपर हम पेनल्टीज निकालेंगे तो यहाँ पे जो पेनल्टीज आ जाती हैं वह आ जाती हैं 25%
4680 का 25% हो जाता है 11170। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो टैक्स पेड आ रहा है अमाउंट यहाँ पे 5850, उतने ही अमाउंट का आपको यहाँ पे ITRU का चालान सबमिट करना है। चालान सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे चालान की डिटेल्स इस तरह से फिल कर लेना है। यदि आपको यह जानना है कि ITRU का चालान का पेमेंट कैसे करते हैं तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देखे ITRU का चालान का पेमेंट कर लीजिए। चालान का पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे अगेन इनकम डिटेल्स में जाना है और आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट GS1 पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है प्लीज वेरीफाई दैट द TDS स्टेटमेंट सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। TDS का जो भी डेटा है आपने पूरा फाइनेंशियल ईयर का सबमिट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है, अगेन ओके पर क्लिक करना है। टू कंप्यूट टैक्स and interest using this utility you must click on calculate tax button and verify the figures before saving the GS1। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स को कंप्यूट करने के लिए कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो टैक्स है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको GS1 पर सबमिट करना है, यही बोला जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके को करना है क्लिक, और आपको यहाँ पे GS1 फाइल जो आपने जनरेट की उसको सेव करने के लिए बोला तो आपको अगेन यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे TDS ऑन सैलरी 2,57,565 जो कि अपडेटेड TDS आ गया। अब आपको यहाँ पे सेव GS1 पर क्लिक करना है। सेव GS1 पर क्लिक करते ही प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी फाइल जहाँ पर आपने यूटिलिटी को सेव किया था उसी फोल्डर में जा करके सेव हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही हम सेव GS1 पर क्लिक करते हैं तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जहाँ पर आपने यूटिलिटी को सेव किया था वहीं पर आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको जहाँ पर आपकी फाइल सेव हुई है उसका पाथ दे दिया गया है जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप इस पाथ को भी एक बार ध्यान से देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक्सेल यूटिलिटी से जो हमें काम करना था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहो तो इसको क्लोज कर सकते हो। अब आपको जाना है वापस इनकम टैक्स पोर्टल पर और इनकम टैक्स पोर्टल में जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइल ITR यदि आपने पहले से कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हो तो आपके यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 13980 अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ऑडिट के केस में ऑडिट एप्लीकेशन आप यहाँ पे यस करना अदरवाइज नो करना है, जो कि अब आपको यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करना है, जो कि हमने क्योंकि हमने यहाँ पे ITR 1 ही फाइल किया है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है और अगेन कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अटैच फाइल पर क्लिक करना है और आपने तो मेरी GS1 फाइल यहाँ पे मैंने सेव कर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे GS1। अब आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वैलिडेट स्टार्ट हो जाएगा और यदि आपकी फाइल में कोई एरर नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा और आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप ITR फाइल को सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान हमने जाना कि किस तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है ITRU फाइलिंग का अप टू वैलिडेशन सक्सेसफुल तक मैंने आपको इसमें करके दिखाया। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ITRU फाइलिंग में किसी भी तरह का कोई इशू फेस करते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने बहुत ही एक अच्छी सुविधा बनाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वैसे तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जा सके, कभी कभी मैं इंस्टेंट रिप्लाई भी कर देता हूँ यदि मैं अवेलेबल रहा तो। और यदि दोस्तों आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइल कराना चाहते हो ITRU तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, तो आप पे हम यह सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।